हेलो बच्चों। तो हम लोग अपना अध्याय 2 पढ़ रहे थे जो कि है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा है कि परागण क्या है। आपने ये भी देखा कि लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया जो होती है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। अपने इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि मादा युग्मक जो हो है जिसे हम अंड कोशिका भी कहते हैं वो किस प्रकार से निर्मित होती है, वो किस प्रकार से बनती है। तो मादा युग्मक या फिर अंड कोशिका बनने की जो विधि होती है उसे हम नाम देते हैं गुरु बीजाणु जनन। उसे हम नाम देते हैं गुरु बीजाणु जनन। तो गुरु बीजाणु जनन पढ़ने से पहले आप लोगों को ये चित्र बहुत ही ध्यान से समझना होगा। ठीक है। तो ये चित्र समझने के लिए आप यहाँ पर ध्यान देंगे। ये मैंने बनाया है स्त्री केसर। स्त्री केसर क्या है आप लोगों को पता है। स्त्री केसर जो होता है पौधों में वो मादा भाग होता है। नर भाग कौन सा होता है ये मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। बहुत बच्चों ने गलत किए हैं और कुछ ही ने सही आंसर मुझे लिख के दिए थे। तो नर भाग जो होता है पुष्पी पौधों में उसे हम नाम देते हैं पुंकेसर और नर युग्मक का नाम क्या होता है परागकण। ठीक है। और मादा भाग का नाम क्या होता है मादा भाग जो है या फिर मादा जनन अंग जो होता है पौधों में उसे हम नाम देते हैं स्त्री केसर। क्या नाम देते हैं स्त्री केसर। और मादा युग्मक का नाम क्या है मादा युग्मक का नाम होता है अंड कोशिका। ठीक है। तो आप अपने आंसर सही कर लेना अगर आप लोगों ने गलत कर रखे होंगे तो। अब यहाँ पर ध्यान देंगे मैंने चित्र क्या बनाया है स्त्री केसर में परिपक्व बीजांड। ठीक है। बीजांड आपको पता है बीजांड कहाँ पर उपस्थित होते हैं अंडाशय में। ठीक है। ये मैंने बनाया है स्त्री केसर। स्त्री केसर का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है ठीक है उसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र पर आकर क्या चीज बैठते हैं नर युग्मक जिसे हम परागकण भी कहते हैं। फिर आप देखेंगे एक पाइप रूपी स्ट्रक्चर यहाँ से प्रारंभ हुआ है नलिका जैसी आकृति शुरू हुई है जिसे हम नाम देते हैं वर्तिका। क्या नाम देते हैं वर्तिका। और आपको पता है जहाँ से ये गोल रूपी आकृति शुरू हो जाती है इसको हम पूरे को नाम देते हैं अंडाशय। ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि स्त्री केसर के मुख्य 3 भाग कौन कौन से हैं तो 3 भाग होते हैं वर्तिकाग्र, दूसरा हो गया वर्तिका, तीसरा हो गया आपका अंडाशय। अब ये जो अंडाशय है मैं आपको पहले ही वीडियो में नोट्स के रूप में लिखवा चुकी हूँ कि अंडाशय अंडाशय जो होता है वो बहुत सारे बीजांड से बना हुआ होता है। तो यहाँ पर फिलहाल एक ही परिपक्व बीजांड दिखाया गया है। ऐसा नहीं है कि एक फूल में सिर्फ एक ही बीजांड होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक स्त्री केसर या हम कह सकते हैं एक पुष्प में बहुत सारे बीजांड उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ही परिपक्व एक ही मैच्योर बीजांड का चित्र दिखाया गया है क्योंकि अगर आपको ये चीज़ समझ में आएगी तभी आप गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया भी समझ सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो एक परिपक्व बीजांड बनाया गया है ठीक है ये उसका बाहरी आवरण है। आप इस चित्र को बनाते चलेंगे। ये क्या हो गया बाहरी आवरण। मैं आपको याद दिला दूं सेम यही चित्र आपकी एनसीईआरटी की किताब में भी है, आप वहां से भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। तो जो बाहर की तरफ जो परत है उसे हम नाम दे रहे हैं बाह्य आवरण। अंदर की ओर जो परत है उसे हम नाम देते हैं अंतः आवरण। क्या नाम देते हैं अंतः आवरण। ठीक है। तो इस तरीके से इसने पूरे ये जो बीजांड है गोल रूपी आकृति है इसको ढक रखा है। ठीक है। अब क्या हुआ अब आप देखेंगे यहाँ पर ये जो स्थान है ये वाला यहाँ पर क्या है कोई आवरण नहीं है खाली स्थान है इसीलिए इसका नाम हो जाता है बीजांड द्वार। क्या नाम हो जाता है इसका बीजांड द्वार। इसके जस्ट अपोजिट में इसके जस्ट विपरीत में जो ऊपर वाला भाग है उसे हम नाम देते हैं निभाग। क्या नाम देते हैं उसे हम निभाग। ठीक है। अब अगली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है बीजांड ग्रंथ। वो है ये बीजांड ग्रंथ।
बीजांड ग्रंथ क्या है? ये डंठल, ये छोटी सी नलिका जो कि इस अंडाशय से इस बीजांड को जोड़ी हुई है, ये वाला भाग जो है, ठीक है। ये जो छोटी सी नलिका है जिसके माध्यम से एक बीजांड अंडाशय से जुड़ा रहता है, उसे हम कहते हैं बीजांड ग्रंथ, ठीक है। डंठल, छोटी सी डंठल के रूप में आप इसे नाम दे सकते हैं। अब आप देखेंगे जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि बीजांड के अंदर का जितना खाली स्थान होता है, ये वाला खाली स्पेस, इसको हम नाम देते हैं बीजांडकाय। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, जगह नहीं थी, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ये जो खाली स्थान है इसे हम पूरे को नाम देते हैं बीजांडकाय, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं इसे न्यूसेलस, ठीक है। तो बीजांड के अंदर जितना भी खाली स्थान है, खाली जो जगह है, उसे हम नाम देते हैं बीजांडकाय। जैसे आपको पता है कोशिका है, कोशिका के मध्य में होता है केंद्र, और जो खाली स्पेस जो होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? कोशिका द्रव्य। क्या नाम देते हैं? कोशिका द्रव्य। इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म। सेम ऐसे ही बीजांड के अंदर जितना भी खाली स्थान होता है उसे हम नाम देते हैं बीजांडकाय। अब इस बीजांडकाय के अंदर एक और भाग है जिसे हम नाम देते हैं भ्रूणकोश। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी है। सबसे पहले क्या है? पूरा स्त्री केसर है। स्त्री केसर के निचले वाले भाग को नाम देते हैं अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या चीज उपस्थित है? बीजांड। बीजांड का जो खाली स्थान है उसे हम नाम देते हैं बीजांडकाय। अब बीजांडकाय के अंदर वह स्थान जहां पर भ्रूण बनेगा, जहां पर मादा युग्मक उपस्थित है, उस स्थान को हम नाम देते हैं भ्रूणकोश। यानी कि यहाँ पर जब एक भ्रूण बनेगा, जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेंगे, फिर वो भ्रूण का रूप लेंगे, और फिर उस भ्रूण को जहाँ पर पोषण प्रदान होगा, जहाँ पर वो बढ़ेगा, उस स्थान को हम नाम देते हैं भ्रूणकोश। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझना है कि ये क्या है। मैं फिर से आपको समझा देती हूँ। ये है एक स्त्री केसर, ठीक है। इसका ऊपर वाला भाग है वर्तिकाग्र। ये छोटी सी पाइप शुरू हुई है, इसे कहते हैं वर्तिका। नीचे जाके ये थोड़ा फूल जाता है, जिसे हम नाम देते हैं अंडाशय। अंडाशय जो है वो बहुत सारे बीजांड से बना हुआ है, पर यहाँ पर हमने एक ही बीजांड को दिखाया है। अब इस बीजांड के अंदर जो है वो क्या है? खाली स्पेस जो है, खाली स्थान जो है, उसे नाम देते हैं बीजांडकाय। बीजांडकाय के अंदर फिर खाली जगह है जिसे हम नाम देते हैं भ्रूणकोश, ठीक है। और आवरण आपने पढ़ ही रहे हैं। बाहरी आवरण को बाह्य आवरण कहते हैं। अंदर की ओर एक और परत है जिसे हम अंतः आवरण कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं भ्रूणकोश के अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं हैं। ये मुख्य चीजें यहाँ से प्रारंभ हुई हैं। आप देख सकते हैं निभाग की तरफ, ऊपर वाला भाग जो होता है बीजांड में, उसे नाम देते हैं निभाग, और जो नीचे वाला है उसे हम नाम देते हैं बीजांड द्वार। क्या नाम देते हैं? बीजांड द्वार, ठीक है। तो निभाग की तरफ जो कोशिकाएं हैं, 3 कोशिकाएं होती हैं कुल। इन तीनों को हम नाम देते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं। क्या नाम देते हैं? प्रतिमुख कोशिकाएं। ऐसे ही नीचे 3 कोशिकाएं हैं। तो इन 3 में से जो मध्य में है वो ही है हमारा मादा युग्मक, जिसे हम अंड कोशिका भी कहते हैं, ठीक है बेटा। तो आपको ध्यान रखना है, नीचे की ओर जो 3 कोशिका है, इनके जो बीच में है, इसको नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? अंड कोशिका या फिर मादा युग्मक। इसके अगल बगल जो 2 कोशिकाएं हैं वो हैं जस्ट इसकी हेल्पर, यानी कि सहायक। तो इसलिए ये जो 2 कोशिकाएं बनाई गई हैं इसके अगल बगल, इन्हें हम नाम देते हैं सहायक कोशिका। क्या नाम देते हैं इसे हम? सहायक कोशिका। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बीच में 2 बिंदु बनाए हैं, ठीक है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर कि ये कोशिका नहीं है। कोशिका तो ये एक ही है, लेकिन ये 2 केंद्रक बने हुए हैं यहाँ पर। क्या बने हैं? 2 केंद्रक। इसलिए इनका नाम क्या है? द्वितीयक केंद्रक। क्या नाम है इनका? द्वितीयक केंद्रक। तो इस तरीके से अगर मैं आप लोगों से अब पूछूं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक भ्रूण कोश में टोटल कितनी कोशिकाएं हैं तथा कितने केंद्रक हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? भ्रूण कोश में जो टोटल कोशिकाएं होती हैं वो कितनी है बेटा? 7 कोशिकाएं होती हैं। कैसे? 1 2 3
4 5 6 और मैंने आपको बताया कि ये एक कोशिका है, एक कोशिका में 2 केंद्रक इन्हें मान के चलते हैं हम, ठीक है। द्वितीय केंद्रक नाम है, द्वितीय मतलब 2, तो इनको मानेंगे एक कोशिका। 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको ध्यान रखना है एक भ्रूण कोश में 7 कोशिकाएं होती हैं। अब केंद्र कितने होते हैं गिन लेते हैं, 1 2 3, एक केंद्रक इसका, दूसरा केंद्रक इसका, तीसरा इसका, ऐसे ही नीचे वालों का भी 1 2 3 4 5 6 और 2 ये 7 8, तो 8 केंद्रक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा जाता है, आप लोगों की बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा जाता है कि भ्रूण कोश एक प्रकार से 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रकीय है, समझाइए, चित्र सहित समझाइए। तो आपको क्या करना है, ये चित्र बनाना है पूरा और फिर समझाना है कि 3 प्रतिमुख कोशिकाएं और नीचे 3 में से एक अंड कोशिका तथा 2 सहायक कोशिका एवं द्वितीय केंद्रक, 2 केंद्रक ये हैं। तो टोटल यहाँ पर 8 तो केंद्रक हो गए हैं और 7 कोशिकाएं हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि भ्रूण कोश में टोटल 7 कोशिकाएं हैं एवं 8 केंद्रक होते हैं। तो आप ये चित्र बना लीजिए। चित्र बनाने के बाद मैं आपको इसके बारे में दिखाऊंगी, जस्ट वो लाइन जो अभी मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि भ्रूण कोश में 7 कोशिकाएं हैं और 8 केंद्रक हैं। ये चित्र बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसमें एक भी जो नामांकित चीज़ है उसे आपको छोड़ना नहीं है। भ्रूण कोश में कुल 7 कोशिकाएं तथा 8 केंद्रक होते हैं। अतः इसे ये आप नोट कर लीजिए। भ्रूण कोश में टोटल 7 कोशिकाएं होती हैं तथा 8 केंद्रक होते हैं, अतः इसे 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्रकीय भ्रूण कोश कहा जाता है। ठीक है, ये नोट करने के बाद हम अपना कंटिन्यू करेंगे अब कि गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया वास्तव में है क्या। मैं नोट करवाती चलूंगी और इसे समझते भी चलेंगे हम। मैं यहाँ पे शॉर्ट नोट्स दे रही हूँ, लेकिन आप इनको पूरे अच्छे से नोट करते चलेंगे, अपने खुद के नोट्स बनाएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण चित्र सहित दीजिए। तो गुरु बीजाणु जनन क्या है, कोष्टक में मैं इसकी नॉर्मल सी परिभाषा लिख देती हूँ। गुरु बीजाणु अथवा मादा युग्मक अथवा, ये 3 नाम है, कि 3 पर्यायवाची। हम उसे गुरु बीजाणु भी कहते हैं, मादा युग्मक भी कहते हैं, या फिर उसे अंड कोशिका भी कहते हैं। गुरु बीजाणु अथवा मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण। ऐसे नहीं आप जस्ट इतना सिंपल लिख के छोड़ देंगे। क्वेश्चन आया, मान लो आपसे 3 नंबर के प्रश्न पूछा गया कि गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया क्या है, तो आप लिखेंगे गुरु बीजाणु
अथवा मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण होना ही गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। ये तो हो गया 3 नंबर का आंसर, ठीक है। लेकिन अगर इसमें पूछा गया पूरा 5 या 7 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, तब आपको पूरा वो विधि बताना पड़ेगा कि कैसे एक कोशिका टूटती है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, फिर समसूत्री विभाजन होता है, लास्ट में जाके टोटल 8 कोशिकाएं बनती हैं। तब आपको इस तरीके से पूरा समझाना है। ये नहीं कि 7 नंबर का प्रश्न आ रहा है और तब भी आप इतना लिख कर जस्ट छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो आप पूरे अच्छे से आंसर लिखेंगे। गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया में गुरु बीजाणु अथवा मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, यानी कि गुरु बीजाणु जनन की विधि। नंबर 1 है बीजांडकाय के भीतर। बीजांडकाय आपको याद होगा मैंने समझाया था, बीजांड के भीतर का खाली स्थान जो होता है उसे हम बीजांडकाय कहते हैं। बीजांडकाय के भीतर अधस्तरीय कोशिका होती है। नंबर 2 लिखेंगे, इसमें समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 कोशिकाएं बनती हैं। 2 कोशिकाएं बनती हैं। कौन कौन सी हैं वे? एक हो गई आपकी बीजाणु जनन कोशिका, ठीक है, और दूसरी हो गई आपकी भित्तीय कोशिका। ठीक है, तो अभी तक क्या हुआ, बीजांडकाय के भीतर क्या हुआ, अधस्तरीय कोशिका उपस्थित होती है, यानी कि ये सबसे प्रारंभिक कोशिका उपस्थित रहती है। कहाँ पर? बीजांडकाय में। बीजांडकाय कहाँ पर उपस्थित रहता है? बीजांड में। बीजांड कहाँ पर उपस्थित है? अंडाशय में। अंडाशय किसका भाग है? स्त्री केसर का। तो बेटा मैं आपको फिर से याद दिला रही हूँ, कोई भी चीज़ रट के मत पढ़ो। अगर आप समझ लिए इसे बहुत अच्छे से तो आपको ये कहानी के रूप में सारी विधि, सारे स्टेप्स याद हो जाएंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि बेसिक्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। बीजांडकाय के भीतर अधस्तरीय कोशिका होती है। फिर क्या हुआ, इस अधस्तरीय कोशिका में कौन सा विभाजन हुआ? समसूत्री विभाजन हुआ, जिसके द्वारा टोटल 2 कोशिकाएं बनती हैं। कौन कौन सी? पहली का नाम है बीजाणु जनन कोशिका और दूसरी का नाम है भित्तीय कोशिका। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या है। भित्तीय कोशिका में कोई परिवर्तन नहीं होता तथा बीजाणु जनन कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के मात्र कोशिका के रूप में कार्य करने लगती है। तो आप 2 स्टेप पढ़ चुके थे, यानी कि 2 कोशिकाओं का यहाँ पर निर्माण हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि जो भित्तीय कोशिका है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये जो ख में मैंने नाम लिखा है इसकी बात बता रही हूँ कि भित्तीय कोशिका में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता।
और ये जो बीजाणु जनन कोशिका है ये भी समय के साथ साथ परिपक्व होती रहती है। तो कुछ समय बाद ये खुद ही गुरु बीजाणु मात्र, मात्र यानी कि माता, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करने लगती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम, आप नोट करते चलेंगे, मैं ये मिटा रही हूँ। तो आप 3 पॉइंट लिख चुके थे, चौथे पॉइंट में लिखेंगे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिकाएं या फिर जिन्हें हम गुरु बीजाणु भी कहते हैं बनते हैं। 4 कोशिकाएं या गुरु बीजाणु बनते हैं। 5वां पॉइंट, 4 में से 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तथा एक क्रियाशील गुरु बीजाणु समसूत्री विभाजन द्वारा 2 कोशिकाएं बनाती हैं। समसूत्री विभाजन द्वारा 2 कोशिकाएं बनाती हैं, जिनमें से एक निभाग की ओर तथा दूसरी बीजांड द्वार की ओर जाती है। तो चौथे स्टेप में क्या हुआ, आप यहाँ पर देख रहे हैं, चौथे स्टेप में क्या हुआ, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या हुआ, अब अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जिसके पश्चात क्या हुआ, टोटल 4 कोशिकाएं बन गई। उन 4 कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु। क्या नाम देते हैं, गुरु बीजाणु। उन 4 में से कुछ समय बाद जो 3 कोशिकाएं हैं वो अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। ये ऊपर वाला पॉइंट मैं मिटा रही हूँ, ये वाला इतना, ताकि मैं आपको चित्र के द्वारा समझा सकूं। आप नोट करते चलेंगे क्या हुआ, यहाँ पर 4 कोशिकाएं बन गई, इस तरीके से 4 कोशिकाएं बन गई। ठीक है, तो 4 में से क्या हुआ, ये जो 3 है, ये 3 जो है ये नष्ट हो जाती है, और इस एक का नाम क्या पड़ गया, ये कहलाई जाती है क्रियाशील गुरु बीजाणु। क्या कहते हैं इसे, क्रियाशील गुरु बीजाणु। ठीक है, 4 में से 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तथा एक क्रियाशील गुरु बीजाणु समसूत्री विभाजन द्वारा, अब इस एक में भी क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। और आपको पता है समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है, 2 कोशिकाएं बनती हैं। अब 2 कोशिकाएं बन गई तो 2 में से क्या हुआ, एक जो कोशिका है वो निभाग की ओर चली गई। आपको याद आ रहा होगा चित्र जो अभी हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बनाया था, बीजांड का जो ऊपर वाला भाग होता है उसे हम कहते हैं निभाग, और जो नीचे वाला भाग होता है उसे हम कहते हैं बीजांड द्वार। तो क्या हुआ यहाँ पर, इसी भी मैं मिटा रही हूँ, आप नोट कर चुके होंगे ये सारी चीज। ठीक है, तो क्या हुआ था, यहाँ पर 4 कोशिकाएं बन गई थी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, 3 अपने आप ही नष्ट हो गई, एक को नाम देते हैं क्रियाशील गुरु बीजाणु। अब ये एक क्या हुआ,
अब एक जो है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं में बट गई। तो एक कोशिका तो चली गई ऊपर, ऊपर वाले भाग को हम नाम देते हैं निभाग, ठीक है। तो एक कोशिका चली गई निभाग की तरफ और जो दूसरी कोशिका है वो किसकी तरफ चली गई, बीजांड द्वार की तरफ चली गई, ठीक है। आप ये चित्र भी बना लीजिए। अगला पॉइंट हम लिखेंगे अपना, इनमें फिर से समसूत्री विभाजन, इनमें फिर से समसूत्री विभाजन होता है तथा अब कुल 4 कोशिकाएं बनती हैं। अब कुल 4 कोशिकाएं बनती हैं। तो अभी तक क्या हुआ था, चित्र के द्वारा देखते हैं, ये एक थी, ये दूसरी कोशिका थी। अब जब इनमें यहाँ पर समसूत्री विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ तो क्या हुआ, इस एक में से यहाँ पर 2 बन जाएंगी, इस एक में से भी यहाँ पर 2 बन जाएंगी। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर, टोटल यहाँ पर अब 4 कोशिकाएं बन गई। कितनी बन गई, 4 कोशिकाएं बन गई। तो क्या हुआ 5वें पॉइंट में, इनमें फिर से समसूत्री विभाजन होता है तथा अब कुल कितनी कोशिकाएं बन गई हैं, 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। कैसे, ये 2 थी, इसमें समसूत्री विभाजन हुआ तो इसने 2 बना दी कोशिकाएं। ऐसे ही नीचे वाले में भी, जो कि बीजांड द्वार की तरफ है, इस कोशिका में भी समसूत्री विभाजन हुआ तो इसने भी 2 कोशिकाएं बना दी। तो टोटल इसमें कितने कोशिकाएं हो गई है, 4 कोशिकाएं बन गई है। अगला पॉइंट लिखते हैं हम अपना, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, इनमें फिर से समसूत्री विभाजन, इनमें फिर से समसूत्री विभाजन होता है तथा अब कुल 8 कोशिकाएं बन गई। आठ कोशिकाएं बनती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले कितनी थी, इस तरीके से थी, फिर से यहाँ पर समसूत्री विभाजन हुआ, तो अब क्या हो गया, इसके द्वारा भी अब क्या बनाई गई, 2 कोशिकाएं यहाँ बनाई गई, इसके द्वारा भी 2 कोशिकाएं बनाई गई ऊपर की ओर, इसके द्वारा भी यहाँ पर 2 कोशिकाएं बनाई गई, ऐसे इसके द्वारा भी। तो टोटल अब यहाँ पर कितनी कोशिकाएं हो गई हैं, 8 कोशिकाएं बन गई हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या हो रहा है, बार बार समसूत्री विभाजन होता जा रहा है, पहले 2 थी, फिर 4 थी, फिर 8 थी। तो इस तरीके से इस बीजांड काय में, जो कि बीजांड के अंदर का खाली स्थान है, वहां पर टोटल कितने कोशिकाएं बन गई हैं, 8 कोशिकाएं। इन 8 कोशिकाएं बनने के बाद इनमें होता है इनका अरेंजमेंट शुरू। क्या होता है इनका अरेंजमेंट, यानी कि ये डिसाइड करते हैं कि कौन कहां पर जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे इसमें, अंत में कोशिकाएं, जो कि संख्या में कितनी है, 8, ऐसे लिखिए, कुल 8 व्यवस्थित होती हैं, जिसमें ऊपर की 3 प्रतिमुख कोशिकाएं,
नीचे की एक अंड कोशिका तथा 2 सहायक कोशिका एवं मध्य में द्वितीयक केंद्रक उपस्थित रहता है। ठीक है, तो क्या हुआ लास्ट में जो कोशिकाएं बनी कुल 8 वो अब व्यवस्थित होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें से ऊपर की जो है वो 3 प्रतिमुख कोशिकाएं कहलाई जाती हैं। नीचे की जो है वो क्या कहलाई जाती है, नीचे की जो होती है वो आपकी एक उनमें से अंड कोशिका तथा 2 सहायक कोशिका कहलाई जाती है, और जो मध्य में है वो आपका द्वितीयक केंद्रक कहलाया जाता है। तो इस चित्र के द्वारा एक बार देख लेते हैं। इससे पहले वाले चित्र में हमने देखा था कि टोटल हमारी यहाँ पर 8 कोशिका थी, 4 ऊपर की ओर, ऐसे 4 हमारी नीचे की ओर, ये वाली अवस्था थी। तो कुल यहाँ पर कितने हो गए 8। अब इनका अरेंजमेंट शुरू हो जाता है। तो क्या होगा, इन 4 में से एक बीच में आ गया, ऐसे इन 4 में से जो नीचे है इनमें से एक बीच में आ गया। तो यहाँ पर ऊपर कितने रह गए, 3 कोशिकाएं, ये ऐसे लग जाती है, ये भी 3 रह गई। ठीक है, ये आप कर ही चुके हैं, इनको कहते हैं हम द्वितीय केंद्रक। द्वितीय केंद्रक, ये ऊपर की 3 कहलाई जाती हैं प्रतिमुख कोशिकाएं। प्रतिमुख कोशिकाएं, ये बीच वाली जो है इसे हम नाम देते हैं अंड कोशिका, इसी के हम कहते हैं गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु, ठीक है, क्या कहते हैं इसे, गुरु बीजाणु। ठीक है, और यही है हमारा मादा युग्मक भी। इसी की क्रियाविधि हम पूरी अभी पढ़ रहे थे, और ये अगल बगल वाली मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इन्हें कहते हैं हम सहायक कोशिका। ठीक है बच्चों, तो ये है हमें अंड कोशिका का निर्माण हमें समझना था। इस तरीके से इस वीडियो में हमने अपना अंड कोशिका का निर्माण समझ लिया, और बाकी सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।